गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो हमारी रोकर फसल थी आलू, उसके कुछ बिंदु रह गए थे, उसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो हमारा बिंदु है यहाँ पर खाद एवं उर्वरक। देखिए बेटा, यहाँ पर खाद का मतलब देसी खाद है, उर्वरक का अर्थ है रासायनिक खाद। देखिए बेटा, ये चाहे कोई भी फसल हो, जिनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है खाद एवं उर्वरक। यहाँ पर आप लोग 125 से 150 टन 125 से 150 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट कह सकते हैं। गोबर की खाद कैसे होनी चाहिए? अच्छी प्रकार से सड़ी हुई होनी चाहिए गोबर की खाद। अगर आपने ताजा गोबर डाल दिया खेत के अंदर तो दीमक का प्रकोप हो जाएगा और हमारी जो फसल है वो चौपट हो जाएगी। ठीक है ना? तो देखिए आप लोग प्रति हेक्टर यहां पर देखिए 125 से 150 टन गोबर की खाद, जिसको आप कंपोस्ट कह सकते हैं, कि पूरी तरह से सड़ा हुआ खाद होना चाहिए। उसमें गोबर के अंदर कोई भी अंश नहीं होना चाहिए। मीन्स जो पशु खाता है तो कभी कभार देखना कि उसके गोबर में ऐसे अवशेष आ जाते हैं, जैसे चारा है, दाना है, ये उसके गोबर के अंदर या बाहर आ जाते हैं, तो वो काफी लंबे समय तक सड़ते गलते नहीं हैं। और हम उस कंडीशन में भूमि के अंदर डाल देते हैं तो भूमि के अंदर बहुत सारे ऐसे हानिकारक इंसेक्ट होते हैं जो भूमि को भी नुकसान करते हैं और फसल को भी नुकसान करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, गोबर ऐसा उपयोग करें कि अच्छी प्रकार से वो सड़ा हुआ होना चाहिए। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, ताजा गोबर हैं, जैसे घर से उठाया उसको खेत में सीधे डालते हैं, तो वो नुकसान करता है। तो यहाँ पर 125-150 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टर के हिसाब से डाले। इसके बाद में देखना 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर नीम की खली। इसके बाद में देखना 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर अरंडी की खली। अब देखिए बेटा, नीम की खली और अरंडी की खली, ठीक है ना? तो आप लोग देखना इन दोनों को मिलाकर या घोल बनाकर भूमि के अंदर छिड़काव करें, जिससे इनसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं जो फसल के लिए उपयोगी होता है। तो यहां पर देखना बेटा, नाइट्रोजन कितनी डालनी है मैं बोल रहा हूं। तो यहां पर नाइट्रोजन भी देखेंगे, फास्फोरस भी देखेंगे। तो यहां पर आप लोग नाइट्रोजन देंगे 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से। आप लोग अगर आप लोग आलू की फसल ले रहे हैं तो ये ध्यान रखना, ये आलू की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीम की खली और अरंडी की खली। ठीक है ना? ये भूमि के अंदर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, इनकी मात्रा को बढ़ाते हैं और अन्य न्यूट्रिएंट्स भी उपलब्ध कराते हैं। ये साथ के अंदर भूमि के अंदर छिपे हुए जो कीट हैं, रोग हैं, वो भी क्या होता है, नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद में देखना फास्फोरस, देखना बेटा, यहां पर फास्फोरस है 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से भूमि में डालें। कितना? 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से भूमि में डालें। और यहां पर देखना पोटेशियम कितना देना है। पोटेशियम भी आपको कितना बेटा 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से डालना है भूमि के अंदर, जिससे पौधे, क्योंकि इसमें जो पोटेशियम की जो खपत होती है, ध्यान रखना एक बात, यहां प्रश्न आ जाता है। तो देखिए आप लोग, यहां आलू की जो फसल है वो पोटेशियम को आरामदायक लेता है। मीन्स ये पोटेशियम की खपत आरामदायक करता है। ठीक है ना? यहां पर प्रश्न बनता है। तो यहां पर 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आप लोग क्या डालें? पोटेशियम डालें। ठीक है बेटा। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आता है इरिगेशन। यहां पर सिंचाई है, देखिए आप लोग, इरिगेशन
इरिगेशन, इरिगेशन। ये देखिए बेटा सिंचाई, क्योंकि यहां पर सिंचाई भी बहुत अति आवश्यक है आलू की फसल में। तो यहां पर देखना भारी मर्दा, भारी मर्दा, भारी मर्दा, भारी मर्दा किसे कहते हैं बेटा, देखना आप लोग, मैं यहां पर कोष्टक में लिखा हूं, इसको याद रखना, भूलना मत आप लोग। भारी मर्दा किसको कहते हैं, दोमट मर्दा को कहते हैं। किसको कहते हैं, दोमट मर्दा को कहते हैं। ये तय है, इसको अच्छी प्रकार देख लेना आप लोग। ये देखिए आप लोग, भारी मर्दा, दोमट मर्दा, ठीक है ना। तो आप लोग इस मर्दा के अंदर 10 से 15 दिन के अंतराल पर, दिन के अंतराल पर सिंचाई करें, सिंचाई करें, ठीक है बेटा। यहां पर देखिए ये भारी मर्दा के अंदर आप लोग जो जिसको दोमट मर्दा बोलते हैं, इस मर्दा में 10 से 15 दिन के अंतराल पर आप लोग सिंचाई करें। और जो हल्की मर्दा है जिसको आप लोग बलुई दोमट मर्दा जिसको हम हल्की मर्दा कहते हैं, हल्की मर्दा, ठीक है बेटा। यहां पर देखना बलुई दोमट मर्दा यहां पर हल्की मर्दा कहलाती है। और इस मर्दा के अंदर आप लोग बेटा 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। ये देखिए आप लोग, यहां पर मैंने फसल को इरिगेटेड किया है, सिंचित किया है। तो देखिए भारी मर्दा जिसको आप लोग दोमट मर्दा के नाम से जानते हैं, यहां पर पूरा लिख लीजिए, दोमट मर्दा। ये देखिए आप लोग, इसमें 10 से 15 दिन के अंतराल पर आप लोग सिंचाई करें। और बलुई दोमट मर्दा जिसको हल्की मर्दा कहते हैं आप, उसमें 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। क्योंकि इस मिट्टी के कण हैं थोड़ा मोटे होते हैं और इसके क्या होते हैं, थोड़े महीन होते हैं। इस मर्दा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा थोड़ी कम होती है, इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये ध्यान रखिए, इसमें पानी की सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा होती है और इसमें कम होती है। आप जैसा पढ़ना चाहिए वैसे आप लोग अपने इन पॉइंटों के हिसाब से पढ़ना। तो देखिए बेटा यहां पर सिंचाई कहां करनी है, देखिए पानी आप लोग यहां कोष्टक में बता रहा हूं, पानी कुंडों में ही देवे, पानी कुंडों में ही भरे, अन्यथा देखिए आप लोग कुंडों में नहीं भरेंगे तो कंद गल जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, पानी आपको किस में देना है, कुंडों में, सॉरी यहां पर मेड करना, कुंडों की जगह मेडों में देना है, मेडों में ही देना है, ठीक है ना। यदि देखिए यहां पर पानी देना है तो आपको मेडों में ही भरना है, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आता है अंतराकर्षी। क्या आता है, अंतराकर्षी, अंतराकर्षी। ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इरिगेटेड करेंगे तो ऐसे बहुत सारे वीड्स जर्मिनेट होंगे, आलू की फसल से पोषक तत्व ग्रहण करेंगे। क्योंकि आलू का पौधा भी क्या है कि हरा रहता है ज्यादा, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में भी बहुत ज्यादा सहायक होता है, इसलिए इसमें पानी की भी आवश्यकता ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है कि अंतराकर्षी करना बहुत ही अति आवश्यक है। देखिए आप लोग 20-25 दिन बाद में या 1 महीने बाद में जब आप लोग फसल बोते हैं तो आप लोग इसके अंदर खरपतवार नष्ट करने के लिए निराई गुड़ाई करें। जैसे आवश्यकता हो तो ज्यादातर तो क्या करते हैं, हम हाथ के द्वारा निराई गुड़ाई करते हैं तो उखाड़ कर बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। अगर निराई गुड़ाई के बाद में भी खरपतवार कंट्रोलिंग नहीं होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, रसायनों का उपयोग करते हैं। किनका, रसायनों का उपयोग करते हैं, जिनमें दे रखा है कुछ, जैसे क्या पेंडीमेथिलीन, क्या दे रखा है, पेंडीमेथिलीन दे रखा है, जिसको हम क्या किस नाम जानते हैं, स्टाम्प के नाम से जानते हैं, स्टाम्प, ठीक है ना। अभी मैं लिख के बता दूंगा जिससे आप लोग अच्छी प्रकार से स्पष्ट समझ जाएंगे, क्योंकि बोलने पर पैक की जगह फे भूल जाता है तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिए
जैसे अंतराकर्षी है, यहां पर क्या देना है आपको, पेंडा मेथिलीन। यहां पर देखना, मैं रसायन का लिख रहा हूं, पेंडी मेथिलीन। क्या, पेंडी मेथिलीन, इसको अच्छी प्रकार से ध्यान से सुनना, जिसको आप लोग स्टाम्प के नाम से जानते हैं। ये देखिए आप लोग बेटा, पेंडी मेथिलीन, यहां मेथालीन भी कर सकते हैं या मेथिलीन भी कर सकते हैं। इसको देखना, ये मार्केट में पेंडी मेथिलीन है, जिसको मार्केट में आप स्टाम्प के नाम से खरीद सकते हैं। क्योंकि आप लोग ऐसे नहीं समझेंगे, क्योंकि विभिन्न प्रकार की कंपनियां आ जाती हैं, लेकिन आप लोग इस साल से पढ़ना, किससे, स्टाम्प से पढ़ना आप लोग, ठीक है ना। इससे आप लोग पहचान जाएंगे इसमें पेंडी मेथिलीन की मात्रा कितनी है। तो देखिए आप लोग, पेंडी मेथिलीन स्टाम्प सक्रिय तत्व, ठीक है ना। आप लोग सक्रिय तत्व कितना ले सकते हैं, आप लोग 1 किलोग्राम ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना। कितना, पेंडी मेथिलीन कितना ले लीजिए आप लोग, 1 किलोग्राम ले लीजिए, और इसको सक्रिय तत्व कितना, 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर फसल बोने के 1 माह बाद, आप लोग मीन्स यहां पर पेंडा मेथिलीन है, जर्मिनेट होने से पहले पूर्व इसका स्प्रे करना है, क्योंकि अभी गड़बड़ कर देते आप लोग। ये पेंडा मेथिलीन, जिसको स्टाम्प के नाम से, ये पेंडा मेथिलीन है और एक फ्लोरोक्लोरोलीन है, बहुत ही दोनों खतरनाक रासायनिक हैं जो खरपतवारों को नष्ट करते हैं। तो यहां पर देखना, पेंडी मेथिलीन इसको सक्रिय तत्व, इसकी 1 किलोग्राम मात्रा ले लीजिए और 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दीजिए, पूरे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। या फिर आप लोग क्या करेंगे, या 1 किलोग्राम फ्लूक्लोरोलीन, देखिए यहां पर कलेरीन, या आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए फ्लूक्लोरीन, या आप लोग इसको क्या कह सकते हैं आप, बेसालीन। क्या कहेंगे, बेसालीन। यहां पर देखिए इसकी मात्रा कितने लीटर पानी में घोलनी है, इसकी भी 800 से 1000 लीटर, ये भी सक्रिय साल्ट है, सक्रिय तत्व भी है, जो भी शाकनाशी है। 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, ठीक है बेटा। यहां पर देखिए जो अंतराकर्षी है, उसमें हम पेंडी मेथिलीन सक्रिय तत्व है, उसकी 1 किलोग्राम मात्रा लेंगे और 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करेंगे। या 1 किलोग्राम फ्लूक्लोरोलीन है, जिसको हम बेसालीन, ये स है, यहां पर देखना बेसालीन, ठीक है ना। बेसालीन ये मार्केट में मिलता है बेसालीन के नाम से। तो ये देखिए बेटा, इसको आप लोग 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे आशातीत लाभ प्राप्त होगा। ये देखिए, इसके बाद में हमारा ये एक बिंदु है, उसको देखना आप लोग। फसल बोने के 1 माह बाद, नोट डालिए आप लोग, नोट, फसल बोने के 1 माह बाद जब पौधे देखिए बेटा, फसल बोने के 1 माह बाद जब पौधे 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं, तो मिट्टी चढ़ा देवे, ये देखिए आप लोग, ठीक है, चढ़ा देवे।
ये बहुत ही आवश्यक कार्य है। देखिए बेटा, यदि आप लोग ऐसा कार्य नहीं करते हैं तो आलू के कंद क्या होते हैं, भूमि से बाहर आ जाते हैं। क्या करते हैं, कंद क्या करते हैं, भूमि से बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद में क्या होता है, जो प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के वो सीधे ही संपर्क में आ जाते हैं। सीधे प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने पर इसके नीचे हरा पदार्थ एकत्रित हो जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सोलेनिन। अभी मैं पिछले जो अपना वीडियो था उसमें बताया था कि आलू का हरा रंग किस रसायन के द्वारा हो जाता है। तो ध्यान रखिए बेटा, यहां पर आपका जो ये सोलेनिन रसायन पदार्थ है वो आलू के छिलके के नीचे एकत्रित हो जाता है, जो आलू के स्वाद को खराब कर देता है और मनुष्य के स्वास्थ्य में नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर देता है। इसलिए बेटा, जो आलू हरा हो इसका उपयोग खाने के लिए नहीं करें। तो देखिए बेटा, यदि आप लोग आलू को हरा होने से बचाना है तो उसको समय समय पर मिट्टी चढ़ाने का कार्य करते रहना चाहिए। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला बिंदु है कीट। देखिए बेटा, अगला बिंदु क्या है, कीट है, जिसको हम कीट एवं व्याधियों के नाम से जानते हैं। तो हमारा यहां पर पहला कीट है चेपा, जिसको हम क्या कहते हैं, मोइला कहते हैं। क्या कहते हैं, मोइला कहते हैं। विभिन्न किताबों के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे इसको चेपा को थ्रिप्स के नाम से भी जानते हैं, मोइला के नाम से भी जानते हैं और अल के नाम से भी जानते हैं। बेटा देखिए बेटा, इनके कई नाम हैं। दिखने में छोटा होता है और इसका रंग हरा होता है। काम ये दिखने में छोटा है लेकिन काम खतरनाक करता है। ठीक है ना। तो देखिए बेटा, ये इंसेक्ट पौधे के कोमल भागों का रस चूस कर पौधे को कमजोर बना देता है और कुछ समय बाद बेटा ये पौधा मुरझाकर सूख जाता है। तो इसके लिए नियंत्रण देखिए बेटा, मैं बोल रहा हूं, इसको सुनना अच्छी प्रकार से। नियंत्रण कि ये चेपा किस प्रकार से कार्य करता है। यहां पर नियंत्रण के लिए एंडोसल्फान 35 EC। यहां पर देखना, EC का मतलब होता है इमल्सन ऑफ 5 कंट्रेशन। तो ध्यान रखना, इसका नाम क्या है, इमल्सन ऑफ 5 कंट्रेशन। मीन्स 35% इसमें रसायन है। ये सक्रिय तत्व है जो इस कीट को मारने का कार्य करता है। तो देखिए बेटा, यहां पर इसको कितनी मात्रा लेंगे, एंडोसल्फान 35 EC की 1.5 लीटर। कितना, 1.5 लीटर। आप लोग क्या लेंगे, 1.5 लीटर प्रति 1000 लीटर में 1.5 लीटर, यहां पर 1.5 लीटर दवा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। देखिए बेटा, छिड़काव करें। ठीक है। इसके बाद में देखना बेटा, ये पहला आपने अच्छी प्रकार से देख लिया है, तो दूसरा कीट भी देखेंगे आप लोग, कर्तन कीट। दूसरा क्या है, कर्तन कीट है। क्या है, कर्तन कीट। कई बार जिसको कटवर्म के नाम से भी जानते हैं हम, कई बार इसके बारे में मैंने यहाँ बोर्ड पर बखान किया है कि ये ऐसा कीट है जो किसानों को आपस में झगड़ा करा देता है। ठीक है, ये झगड़ालू कीट है, ये किसान के आपस में दुश्मनी पैदा करा देता है। ये कीट रात को काम करता है, ये शीर्ष भाग को काटकर
पौधे को मुरझा देता है। जैसे रात के अंदर ये क्या करता है, कार्य करता है, जैसे ही सुबह होती है, प्रातः होती है, तो ये वहां से खेत को छोड़कर खेत के आसपास जो वीड्स होते हैं या खरपतवार होते हैं उसमें आकर ये छिप जाता है। तो किसान क्या देखता है कि हमने रात को या शाम के समय हमने अच्छी प्रकार से हमारी फसल को देखा और सुबह देखते ये पूरी फसल को क्या कर दिया, तबाह कर दिया। हो न हो किसी ने कुछ न कुछ ऐसी दवा छोड़ दिया है या और कुछ हो गया है और आपस में क्या हो जाता है, झगड़ा करा देता है। ये क्या करा देता है, झगड़ा करा देता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कर्तन कीट। इस कीट के दांत काटने वाले होते हैं और चबाने वाले होते हैं। तो यहां पर देखना इस कीट का नियंत्रण क्या करेंगे, यहां पर नियंत्रण देखिए, नियंत्रण क्या करें, नियंत्रण। तो इसके अंदर नियंत्रण आप लोग एंडोसल्फान 35 सीसी की 1.5 लीटर दवा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से आशाचित लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है बेटा, इसी के अंदर भी आप नियंत्रण के लिए एंडोसल्फान लेंगे। तो हमारा ये तीसरा कीट है एपिलेकना। एपिलेकना देखना, एपिलेकना ये कीट क्या करता है, देखिए बेटा, ये कीट आलू के कंद में सुरंग बनाकर आलू को बेकार कर देता है। एपिलेकना ऐसा लंबी गिडार आती है, ये आलू के कंदों में सुरंग बनाकर आलू के कंद को सड़ा देता है। ये भी खतरनाक कीट है। इसके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, नियंत्रण। देखिए बेटा, नियंत्रण देखिए, नियंत्रण, ये देखिए बेटा, नियंत्रण एपिलेकना। इस कीट के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये कीट क्या करता है, आलू के कंद में सुरंग बनाकर आलू के कंद को सड़ा देता है। तो देखना बेटा, यहां पर 25 लीटर गोमूत्र में 25 लीटर गोमूत्र में 5 किलोग्राम, ये देखिए क्या, 25 लीटर गोमूत्र में 5 किलोग्राम आक के पत्ते। आक जानते हो, जिसको आप लोग अपनी भाषा में आंकड़ा बोलते हैं, आक के पत्ते और 5 किलोग्राम क्या, नीम के पत्ते। क्या सॉरी, आप लोग नीम की खली भी ले सकते हैं। 5 किलोग्राम नीम की खली। ठीक है, अब देखना 25 लीटर गोमूत्र में 5 किलोग्राम क्या दे रखा है, आक के पत्ते, 5 किलोग्राम नीम की फली और 5 किलोग्राम बेशरम। 5 किलोग्राम बेशरम की पत्तियां। इन सबको मिलाकर 10-15 दिन तक सड़ाकर, ध्यान रखना, सड़ा दिया। उसके बाद में इसको गर्म करके काढ़ा बनाया जाता है या घोल बनाया जाता है। इसको छानकर, इस घोल को छानकर, ठंडा होने के बाद में छानेंगे और छानकर स्प्रे करने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। ये बहुत जो जैविक नियंत्रण है, ये बहुत अच्छी बात बताई है यहां पर। देखिए एग्रीकल्चर में यहां पर जैविक नियंत्रण लेकर भी एपिलेकना कीट का नियंत्रण किया जा रहा है। 25 लीटर गौमूत्र में 5 किलोग्राम आक के पत्ते, 5 किलो नीम की खली और 5 किलो बेशरम। यहां देखना, बेशरम क्या है, यहां पर वीड्स हैं जिसके पत्तों पर लाल लाल स्पॉट्स पाया जाता है। देखना अपने आसपास के अंदर बहुत सारे पौधे होते हैं, देखना जिसकी पत्तियां गुलाबी होती है, आधी गुलाबी आधी हरी होती हैं, तो वो पौधे क्या कहलाते हैं, बेशरम के पौधे कहलाते हैं। ठीक है, यहां पर हमने किसमें लिया है, वीड्स के अंतर्गत लिया है। किसके अंतर्गत रखा गया है,
वीड्स के अंदर, खरपतवार के अंतर्गत रखा है इन पौधों को, बेशरम पौधों। और अपने घर में हम क्या करते हैं, ऐसे पौधों को हम क्या करते हैं, सजावट के रूप में काम में लेते हैं। किस में लेते हैं, सजावट में लेते हैं, क्योंकि इसके पत्ते रंग बिरंगे होते हैं। तो ऐसे पौधे को हम किस में रखते हैं, बेशरम में रखते हैं। किस में रखते हैं, बेशरम के पौधे होते हैं वो। तो ये ध्यान रखिए, वो एक खरपतवार होता है जिनकी पत्तियों को आप लोग तोड़कर और आप लोग इसको 10-15 दिन तक सड़ाकर, इन तीनों को गोमूत्र में सड़ाकर इसका बॉईल करके ठंडा करने के बाद में इसको छानकर स्प्रे करने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद में देखना बेटा, अगला है आलू की तितली। अगला कीट है आलू की तितली। आलू की जहां पर अच्छी प्रकार से लिखिए बेटा, चौथा कीट है आलू की तितली। आलू की तितली, यह कीट आलू के कंद को अंदर से काला कर देता है और कुछ दिनों बाद में क्या होता है बेटा, आलू का कंद सड़ जाता है। आलू का कंद क्या होता है, सड़ जाता है। इसके नियंत्रण के लिए आप लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पर देखना, ये जो 25 लीटर गोमूत्र में 5 किलोग्राम आक के पत्ते, 5 किलोग्राम नीम की खली, 5 किलोग्राम बेशरम की पत्तियां, ये 10 से 15 दिन तक सड़ाकर वही इस एपिलेकना के लिए जो आपने नियंत्रण किया है, वही आलू की तितली के लिए नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद में देखना, इसके बाद में ये आप लोग देखेंगे रोग। ये 4 कीट हैं, चेपा, कर्तन कीट, एपिलेकना और आलू की तितली। तो यहां पर देखना बेटा, आलू की तितली में जो आपने एपिलेकना में नियंत्रण किया है, वो ही इससे नियंत्रण करना है। इसके बाद में आता है अगला हमारा बिंदु, क्या आता है, रोग आता है। क्या आता है, रोग आता है। तो यहां पर देखना बेटा, रोग के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं रोग। ये देखिए रोग, जिसको अंग्रेजी में डिजीज के नाम से जानते हैं। पहला है अगेती झुलसा। अगेती झुलसा रोग। अर्ली ब्लाइट डिजीज और लेट ब्लाइट डिजीज, यहां पर 2 बीमारियां हैं। अगेती झुलसा रोग, जिसको क्या कहेंगे, अर्ली ब्लाइट डिजीज। पछेती झुलसा रोग, जिसको हम लेट ब्लाइट डिजीज के नाम से जानते हैं। ठीक ना, लेट ब्लाइट डिजीज। यह 2 ऐसे रोग हैं आलू, ये आलू के लिए ऐसी महामारी है। देखिए बेटा, आज जो हमारे यहां वैश्विक महामारी चल रही है, जिसके तहत हम आपके लिए यहां ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं, तो ये क्या चल रही है, वैश्विक महामारी चल रही है। वैसे ही आलू की फसल के लिए 2 रोग हैं, अगेती झुलसा रोग और पछेती झुलसा रोग। तो ये दोनों रोग क्या है, ये आलू के लिए बहुत ही खतरनाक रोग साबित होते हैं और हुए हैं। ये देखिए, ये अगेती झुलसा रोग और पछेती झुलसा रोग। तो ये ध्यान रखिए बेटा, ये ऐसे रोग या ऐसी महामारी आई थी जो हमारे देश में अकाल घोषित हो गया था, अकाल पड़ गया था। आलू दिखने को नहीं मिले थे, क्योंकि आलू गरीब आदमियों की सब्जी है, या सब्जियों का राजा कहते हैं। हम क्या कहते हैं, सब्जियों का राजा कहते हैं या गरीब आदमियों की सब्जी कहते हैं। तो गरीब आम आदमी थे, पहले की बात बता रहा हूं, जो एक दुर्भिक्ष अकाल पड़ गया था हमारे किसानों के सामने, बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, कंट्रोल नहीं हुआ था, तो अकाल पड़ गया था, आलू दिखने को नहीं मिला था। तो देखिए बेटा, ये रोग लगने पर आलू की पत्तियां
पीली पड़कर पौधा सूख जाता है और कंद का निर्माण नहीं होता है। ये देखिए, इसके लिए आप लोग रोकथाम क्या करेंगे बेटा, मैं रोकथाम बता रहा हूं आपको। रोग आप लोग देखना, रोकथाम, यहां पर रोकथाम मीन्स यहां पर नियंत्रण का मतलब उस हद तक कीट को कम कर देवे जिससे कि पौधा नुकसान नहीं हो या पौधे पर नुकसान नहीं करे, इतनी हद तक। रोकथाम का मतलब होता है उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर देना कि अब मत आना, ठीक है ना। उसको कहेंगे कि यहां से अब मत आना, तू गया। जैसे बाजरे में बताया था ना मैंने, अर्गट रोग है, ठीक है ना, जो हमारे भारत में आज दिखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसी वेराइटीज निकाल दी है यहां पर जो ये रोग दिखने को नहीं है, अर्गट है, ठीक है ना। जैसे मोलिया डिजीज है, गेहूं के अंदर है, जो के अंदर मोलिया डिजीज है, वो आज दिखने को नहीं मिलते हैं। पहले वाले जो लगभग 80-85 या 75-90 ईयर्स जो ले रखे हैं अपने माता पिता, दादा दादी, है ना, उनसे बात करना तो वो कहेंगे कि पहले वास्तव में मोलिया रोग होता था, ठीक है ना, कि इसमें तो मोलिया ही हो गए, ठीक है ना, हमारी फसल खराब हो गई। तो मीन्स इसके अंदर मोलिया रोग के अंदर बताया था आपको कि इसके दाने बनते नहीं है, बनते हैं वो भी क्या होता है बेटा, क्या होता है, कमजोर होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, उसको कहेंगे हम मोलिया डिजीज, क्या कहेंगे, मोलिया डिजीज। इसके बाद में यहां पर रोकथाम में मैं क्या बता रहा था आपको, तो देखिए मैनको जेवरली देखना, ये देखिए मैनको जेवरली माया, ये मार्केट में मिल जाएगा। मैनको जेवरली माया कितनी लेनी है बेटा, ये आप लोग मैनको जेवरली की जो दवा है इसकी मात्रा लेकर 800 से 1000 लीटर आप लोग 1 किलोग्राम ले लीजिए। ये 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, और इसके साथ में आप ट्राइकोडर्मा भी लेवें, ठीक है, ट्राइकोडर्मा लेवें, जिससे क्या होता है, इस रोग से बचाव हो जाता है। और साथ के अंदर बुआई करने पर अभी मैंने आपको बताया कि ट्राइकोडर्मा है, वो ले लीजिए आप लोग, ठीक है, जिससे इस रोग का नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद में देखना पछेती झुलसा रोग, क्या है, पछेती झुलसा रोग। इसमें भी क्या होता है बेटा, जैसे अगेती झुलसा रोग है उसी प्रकार से ये जो पछेती किस्में हैं, अर्थात पछेती बुआई की जाती है, इसमें नहीं, पछेती बुआई की जाती है और अगेती बुआई की जाती है, तो ये ब्लाइट रोग लग जाता है, झुलसा रोग लग जाता है। इसमें पौधे झुलस जाते और झुलस कर पीले हो जाते, पीले होने के बाद में ये मर जाते हैं, ठीक है ना। और मर जाता है पौधा तो कहां से कंद का निर्माण होगा, ठीक है ना। इसके बाद में देखना बेटा, आगे हमारा इसका नियंत्रण रोकथाम है वो ये मैनको जेवरली माया 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें और ट्राइकोडर्मा से उपचारित करें, ठीक है। इसके बाद में देखना अगला रोग है, यहां पर रोग अगला है अपना, देखना मैं यहां बता रहा हूं, यहां तीसरा रोग लिख रहा हूं, यहां पर देखना तीसरा रोग है ब्लैक स्कार्फ, ब्लैक स्कार्फ, देखना स्कार्फ, ये भी आलू के कंद का मुख्य रोग है, आलू के कंद का मुख्य रोग है। यह रोग फंगस फफूंद के द्वारा होती है या कवक के द्वारा होता है, यह रोग फफूंद के द्वारा होता है और ये कंद की मुख्य बीमारी है। ये कवक क्या करता है, आलू के कंद को क्या कर देता है, अंदर से काला कर देता है। और अभी देखना, अभी जो अभी कोल्ड स्टोरेज के आलू आ रहे हैं मार्केट के अंदर, अभी प्रेजेंट के अंदर देखना मार्केट के अंदर कौन से आ रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज के आलू आ रहे हैं। और अब देखना आप लोग बेटा, इसको काटते हैं, बाहर से बहुत अच्छा लगता है, ये फफूंद क्या करती है, बाहर से आलू को बहुत अच्छा रखती है, और जब उसको
हम काटते हैं तो पूरा अंदर से आलू क्या रहता है, काला रहता है। देखना कभी कभार आप लोग जब आलू लेकर जाते हैं तो बाहर से तो आपको चमकीला लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि ऐसा जो रोग से ग्रसित होता है वो आलू, इसकी पहचान है, वो बाहर से बहुत अच्छा होता है और अंदर से काटते हैं ना तो काले के काले हो जाते, पूरा आलू काला हो जाता है। इसको कहेंगे हम ब्लैक स्कार्फ रोग कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्लैक स्कार्फ रोग। इसके कंदों को बोने से पहले, यहां पर रोकथाम लिख रहा हूं बेटा, देखना यहां पर रोकथाम, कंद को बोने से पहले, कंद को बोने से पहले एगेलॉल या एरिटान से उपचारित करें, क्योंकि ये फफूंदनाशी फंगिसाइड्स हैं, एगिलॉल और वह एरिटॉन। ठीक है, एगिलॉल 0.5 ठीक है %, 0.5%, और एरिटॉन कितनी लेनी है? 0.25%। ठीक है ना, ये दोनों फंगिसाइड्स हैं, इनसे आप लोग कंद को उपचारित कर सकते हैं और ब्लैक स्कार्फ रोग से बचा सकते हैं। ठीक है ना बेटा। इसके बाद में देखना यहां पर मोजेक रोग है। क्या है? मोजेक रोग। अगला रोग देखना, यहां पर मैं 4 नंबर पर डाल रहा हूं, यहां पर देखना 4 नंबर है। 4 नंबर पर कौन सा रोग दे रखा है? मोजेक। कौन सा है? मोजेक रोग। ये देखिए बेटा, ये रोग भी क्या, इस रोग का आक्रमण होने पर कंद सड़ जाता है। क्या होता है? कंद सड़ जाता है। तो आप लोग बेटा बीज को बोने से पहले या कंद को बोने से पहले फंगिसाइड दवा से, जैसे मैंने आपको FIR बता रखा है, बताया था ना आपको, ट्रिक्स पर बताया था FIR, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। इन तीनों को आप लोग साथ लेकर चलते हैं, फायर को साथ लेकर चलते हैं तो फसल के अंदर कोई रोग ही नहीं लग सकता, 100% नहीं लगेगा बेटा। यहां पर देखना मुझे एक रोग है, इस रोग से क्या होता है? आलू का कंद सड़ जाता है और कंद का निर्माण भी कभी कभार नहीं होता है। वायरस आ जाता है तो आलू के पत्ते मुड़ जाते हैं और साथ के अंदर कंद का निर्माण नहीं होता है, और लगता भी है तो बहुत छोटा होता है या सड़ जाता है। ठीक है ना। इसके लिए आप लोग 1 से 1.25 लीटर, कितना? 1 से 1.25 रोकथाम में देखिए बेटा, यहां रोकथाम के अंदर में मोजेक रोग के लिए 1 से 1.25 लीटर, ठीक है ना। मेटासिस्टॉक्स देखना है यहां पर, मेटासिस्टॉक्स 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। देखिए बेटा, बहुत कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आलू की फसल आप लोग करते हैं तो आप लोग इस वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा आप लोग खेती करके बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये नहीं कि आप लोग ये कहेंगे बेटा कि हमारे यहां पर आलू की खेती नहीं होती है, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर दोमट और बलुई दोमट मृदा है, जिसके अंदर ये आलू बहुत ही सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। लेकिन मैंने जो ये सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को ये खेती बताया है, तो आप लोग इसको अच्छी प्रकार से याद करके आप लोग खेती कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में हमारा अंतिम बिंदु आता है। यहां पर देखना, अंतिम बिंदु से पहले आलू की खुदाई करना। क्या है? खुदाई करना। यहां पर देखना, खुदाई करना बेटा, खुदाई, आलू के कंद की खुदाई करना। यहां पर देखना, खुदाई करना। देखिए बेटा, अगर आप लोग आलू के कंद प्राप्त करना हो तो 10-15 दिन पहले, कितने? 10-15 दिन पहले आलू की फसल को सींचना बंद कर दे, मीन्स सिंचाई करना बंद कर दे। कितने दिन बाद में? 10-15 दिन बाद में। जब भूमि में कुछ नमी की मात्रा रह जाए तब कंदों की खुदाई कर लेवे।
और ये कब करनी है आप लोगों को? फरवरी मार्च के अंदर, याद रखना, फरवरी मार्च माह में आलू के कंदों की खुदाई कर लेवे और खुदाई करने के बाद में कुछ दिनों तक ढेरी बनाकर रखें ताकि उसमें मिट्टी वगैरह झड़ जाए और नमी की मात्रा कुछ कम हो जाए, ठीक है ना। लेकिन रखना है ढेरी बनाकर, जिससे ऐसा करने से मिट्टी झड़ जाती है, ठीक है ना। ये ऐसा कार्य हम फरवरी मार्च माह में करते हैं। इसके बाद में देखना बेटा, यहां पर हमारा अंतिम बिंदु है। अंतिम बिंदु यहां बताया है उपज। क्या बता रखा है? उपज बता रखा है। ये देखिए यहां पर जगह खाली है, वहां पर मैं लिख रहा हूं। इसको अच्छी प्रकार से देखते रहना, क्योंकि मैं पॉइंट सिस्टमेटिक तरीके से बोल रहा हूं और आप लोग देखते भी रहना और उसको उतार भी लेना। साथ के अंदर देखना बेटा, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी बनाकर आपको भेज रहा हूं, तो इसको आप लोग अच्छी प्रकार से याद करना। तो देखिए इसका जो उपज है 250 से 400 क्विंटल। कितना? 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से उपज प्राप्त होती है। कितना? 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज प्राप्त होती है। तो ये ध्यान रखना, ये हमारी फसल का अंतिम बिंदु था, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, इसमें पर्सन बहुत सारे जैसे बिंदु बना रखे हैं, वैसे कोई भी बिंदु उठा लेता है और आपसे पूछ लेता है। जैसे आलू में अंतराकृषि बताइए, या आलू में अंतराकृषि के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है उसमें से प्रश्न बनता है। यहां बड़ा प्रश्न बोल रहा हूं मैं, तो देखना बेटा, यहां पर एक बड़ा प्रश्न बोल रहा हूं कि 4 नंबर का कैसे प्रश्न उठेगा कि आलू की खेती का वर्णन, आलू की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। ये प्रश्न है। तो आप लोग क्या करेंगे? आलू की खेती का वर्णन हम निम्न प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो 4 बिंदु दिए रहे होंगे उस प्रश्न में, 4 बिंदु, जैसे मैंने आपको अन्य फसलों में बताया है वैसे इसी फसल में प्रश्न बना। जितनी भी मैं फसलें यहां पढ़ा रहा हूं उसमें प्रश्न ऐसा ही बनेगा, ठीक है। जैसे गन्ना हो, आलू हो, चवला हो, मोठ हो, मक्का हो, जवार हो, गेहूं हो, उड़द हो, इन सभी में प्रश्न ऐसा बड़ा 4 नंबर का ऐसा ही बनेगा, जिसमें 4 बिंदु होंगे। अब 4 बिंदु कौन कौन से उठाना है, वो यहां पूरी फसल में से कोई भी, उसको जो अच्छा लगेगा, बोर्ड को जो अच्छा लगेगा वो ही बिंदु उठाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे? हमको तो ये जो भी बिंदु है उसको अच्छी प्रकार से याद करके रखना है कि भैया कोई सा भी पॉइंट उठाओ आप, हम तैयार हैं, हम 4 नंबर नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, ये बेटा इसके बाद में ये फसल है कंप्लीट है, पूरी हो गई है आज। इसके बाद में हमारे 3 नंबर पर रोकड़ी जो फसल है वो है गम, GUM, गम, GUAR, इसको गवार कहते हैं। क्या है? गवार, क्रॉप्स ऑफ गवार, ठीक है ना। गवार की फसल तीसरी रोकड़ फसल में ले रखा है गवार। तो ध्यान रखना, हमारे यहां पर रोकड़ फसल के अंतर्गत तीसरी फसल को रख रखा है, क्या है? उसका नाम गवार है। तो देखना बेटा, उस गवार की फसल को हम कल पढ़ाएंगे। तो देखिए बेटा, जो आज का जो ये वीडियो है, मैं आशा करता हूं आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप लोग लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। धन्यवाद।